BG2 तक हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो ये 3 और 4 आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कब तक आने की संभावना है? किसान जो अपने खेत में उसको आने से कैसे रोक सकता है? कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अब गुलाबी सुंडी का प्रकोप आ रखा है तो बीज की वैरायटी में थोड़ा सुधार किया जाए? गुलाबी सुंडी का प्रकोप अच्छा खासा हमें किसानों की फसलों पे देखने को मिला था। आने वाले समय में भी इसका प्रकोप जो है वो देखने को मिल सकता है क्या? नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनी गांव में। यहाँ पे आपको बता दें कि एक दिन की वर्कशॉप रखी गई है कि कॉटन का प्रोडक्शन हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यानी कि कॉटन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे एक दिन की वर्कशॉप रखी गई है। ये तस्वीरें देखिएगा, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग गाँव से अलग अलग किसान जो है वो यहाँ पे इस वर्कशॉप के अंदर हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। और इससे पहले मैंने आपसे एक निवेदन भी किया था कि जो किसान अपनी आय ज़्यादा करना चाहता है वो इस वर्कशॉप के अंदर हिस्सा जो है वो जरूर लें। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो यहाँ पे आकर के किसानों को उचित दिशा निर्देश और उचित परामर्श जो है वो दे रहे हैं कि हम अपनी फसलों को, कॉटन की फसल को किस प्रकार से। तो तस्वीरें आपने देखी और उन तस्वीरों के बाद अब मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलवाना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो SK वर्मा जी हैं मेरे साथ मौजूद। ये हेड है ICAR और CICR रीजनल स्टेशन सिरसा से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर RP सियाग जी हैं, JD हैं कॉटन हरियाणा से। तो इन दोनों वैज्ञानिकों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर हम अपनी कपास के प्रोडक्शन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर SK वर्मा जी से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज की कार्यशाला हमने देखी, काफ़ी अच्छे किसान जो है वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। आज की कार्यशाला में मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पे प्रकाश डाला? आज की कार्यशाला में मुख्य रूप से जो हमारी कपास है उसको सबसे पहले जो हमारा पिछली बार गुलाबी सुंडी जो आया उस दुश्मन को हमें कैसे, अभी क्योंकि वो सुप्त अवस्था में, तो उसको कैसे उसका प्रबंधन करना है। तो मैंने किसानों को जागरूक किया कि और उनको बताया कि भी आपके जो बनचटिया जो लकड़ियां पड़ी हैं, जो आपके खेत के बाहर है, सड़कों पे पड़ी है, उनके अंदर वो सोया हुआ है, तो उसको डिस्प्लेस करके, मतलब लकड़ियों को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाके, तो जो नीचे बचेगा उसको ख़त्म करना। उसमें हमारी गुलाबी सुंडी मौजूद है, तो वो हमारा दुश्मन वहीं मौजूद है। अगर हमने वहाँ से उसको ख़त्म नहीं किया तो जो आने वाली आगे जो फसल हम बोएंगे तो उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो किसानों को इसको अपने इस जो मेरा जो संदेश है इसको साथ लेके जाएं और उस पे पूरी कार्रवाई करें, तभी हम कामयाब होंगे। और दूसरा जो मैंने बताया कि जो तेल निकालने वाली छोटे छोटे यूनिट्स जो बड़े बड़े गाँव के बाहर लगी हुई है, उनके अंदर, उनके पास भी जो बिनोड़ा तेल निकालने के लिए गुंटूर से, साउथ इंडिया से, गुजरात से जो आ रहा है, उसके अंदर भरमार आ रही है गुलाबी सुंडी की। और वो जो सुंडी है वो रेजिस्टेंट है बिल्कुल उसके बीटी कॉटन के, तो उसको भी कैसे उसका प्रबंधन करना है। तो किसान भाई उन मिल ओनर्स के साथ भी अपने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आज जो बिनोड़ा आ रहा है उसको ढकें, ताकि जो पतंगा बने वो खेतों में ना जा सके। और हमारे स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के माध्यम से भी हम जागरूक करवाएंगे कि जैसे चुगाई होने के बाद अपने खेत में भेड़ बकरियां जरूर चराएं, ताकि जो आध खिले या जो बगैर खिले हुए टिंडे उस पर लगे हुए वो भेड़ बकरियां उसको खा जाती हैं, और उससे हमारी जो गुलाबी सुंडी का जो है कैरी ओवर, जो मतलब उसमें हमारा जो दुश्मन छुपा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैंने किसान भाइयों से का भी आह्वान किया कि वो उस जो लकड़ियां हैं वो खेतों में मिलाएं, ताकि जो हमारी सॉइल की जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़े, और ताकि जो फसल जो कपास की जड़ें नीचे जाए और उससे जो हमारा उखेड़ा रोग या जो भी साट है, जो बीमारी आती है, उससे हमारा बचाव हो सके। तो एक पूरा हमने पैकेज किसानों को बताया है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो आने वाले समय में गुलाबी सुंडी का, क्योंकि पिछले साल गुलाबी सुंडी का प्रकोप अच्छा खासा हमें किसानों की फसलों पर देखने को मिला था, आने वाले समय में भी इसका प्रकोप जो है वो देखने को मिल सकता है क्या है? इसीलिए तो मैंने बताया ना, जो लकड़ियां हैं अगर हम उसका ध्यान, उसको प्रबंधन नहीं करेंगे तो प्रकोप आने की पूरी संभावना है। तो हम इसमें, हमारा स्टेट डिपार्टमेंट भी पूरी मुहिम के साथ लगे हुए हैं कि जो हमारा कैरियर है उसको हम खत्म करें। कैरियर यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि इससे पहले भी तो किसानों के खेत के अंदर लकड़ियों के ढेर हैं या बिनोले जो है वो वहाँ पे रहा करते थे, लेकिन पिछले साल ही गुलाबी सुंडी क्यों आई, इससे पहले क्यों नहीं आई? जो पिछले कई सालों से धीरे धीरे दूसरे राज्यों से जो जहाँ इसकी सहनशीलता हो गई थी सुंडी में, वो बीज आ रहा था, धीरे धीरे फैलता चला गया और उससे ये सिचुएशन एकदम अराइज हो गई, एकदम से अटैक करने लगी। क्योंकि बहुत फैल गया तो वो उसका कंट्रोल नहीं हुआ।
डॉक्टर साहब एक मुझे याद आ रहा है कि 2002 के लगभग या 1996 के लगभग की घटना शायद है कि जब हम देसी कपास की बिजाई किया करते थे उसमें सुंडी का प्रकोप, अमेरिकन सुंडी का प्रकोप उस समय ज़्यादा हुआ था। उसके बाद बीजों में तब्दीली लाई गई, बीटी बीज लेकर के आए गए, तो उससे जो अमेरिकन सुंडी से छुटकारा मिल गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अब गुलाबी सुंडी का प्रकोप आ रखा है तो बीज की वैरायटी में थोड़ा सुधार किया जाए? बीज की वैरायटी में भी सुधार चल रहा है। अभी जो रिसर्च चली हुई है और उसका भी आने की, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी एकदम नहीं आ सकता, तो उसमें अभी चल रही है जो लेबोरेटरीज वगैरह में रिसर्च चल रही है इसके ऊपर कि भी उसमें कोई जीन ऐसी डाली जाए ताकि गुलाबी सुंडी का भी हमें कंट्रोल मिले। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो इसके लिए हमें गुलाबी सुंडी का उससे पहले प्रबंधन करना ज़रूरी है। तो प्रबंधन करेंगे गुलाबी सुंडी, क्योंकि ये सिर्फ कपास पे आता है, तो इसको प्रबंधन करना जरा मतलब दूसरे कीटों के बजाय आसान है। तो किसान अपने अपने खुद के खेत में प्रबंधन करे। हाँ, प्रबंधन करे और जागरूक रहे। इसमें मेन बात जागरूक है। जैसे डॉक्टर हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि भी फिरोमेन ट्रैप लगाए, उससे उसको पता चल जाएगा कि उसके खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हो गया, तो उसका कीटनाशक छिड़केगा तो उससे उसका प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर एक बात मैं यहाँ पे और जानना चाहूँ तो लगभग चर्चा चल रही है गाँव के अंदर, ग्रामीण एरिया के अंदर, और कुछ लोग पैकेट देख के भी जा रहे हैं कि BT3 बीज आ चुका है मार्केट में। तो क्या वो BT3 बीज आ चुका है या फिर वो नकली है? उस संबंध में किसानों को क्या मैसेज देना? वो जो बीज है वो इलीगल है, अनऑथोराइज्ड है, क्योंकि जो सरकार, भारत सरकार से जो मान्यता है वो BG2 तक है। BG3, BG4, BG5 ऐसी उसके आगे कोई मान्यता नहीं है। तो जो, क्योंकि हम गवर्नमेंट से हैं तो हम यही कहेंगे कि जो मान्य है बीज वही किसानों को लगाएं, क्योंकि उसी का बिल उनको मिलेगा, और अगर उनकी कोई फसल खराब होती है तो वो मुआवजा भी उसी के हिसाब से मिलेगा। हाँ, मिलेगा। अगर किसान डुप्लीकेट बीज लेते हैं तो उसका कोई मुआवजा नहीं? उसका कोई मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, वो स्टेट गवर्नमेंट वाले बताएंगे इसके बारे में मुआवजा, तो वो डॉक्टर RP सियाग हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर अगर बात करें तो BG2 तक हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो ये 3 और 4 आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कब तक आने की संभावना है? उसके जो BG3 है, जिसको हम जो हर्बिसाइड HTBT कॉटन भी बोलते हैं, उसके अभी ट्रायल होने, अभी प्रपोजल गया है और उसके बाद ट्रायल होंगे, उसके बाद फिर रिलीज होने के चांस है उसके। कितना समय सर, 2 साल 5 साल, कितना समय लगेगा? 1 या 2 साल तो लग सकते हैं उसमें। 1 या 2 साल। हाँ, चलिए, शुक्रिया। डॉक्टर SK वर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे और अब RP सिहाग जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब से हमने बातचीत कर रहे थे तो इनका साफ तौर पे कहना था कि जो नकली बीज किसान बीजते हैं तो उनका मुआवजा जो है, कंपनसेशन है, वो सरकार नहीं देती। तो ऐसे में किसान कैसे परख कर रहे हैं कि ये नकली बीज है या ओरिजिनल बीज? देखो, मैंने अभी जो इसमें वर्कशॉप थी मैंने इसमें बताया था कि जब भी किसान भाई खाद बीज दवाई खरीदें, दुकानदार से पक्का बिल अवश्य लें। मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा में हमने 32 कंपनियों को फिलहाल परमिशन जारी की है BT की, उनके हाइब्रिड के साथ, और 15-17 कंपनियों का मैंने प्रपोजल और भेजा है। यानी मेरा कहने का मतलब है, जिन कंपनियों के बीज की प्रपोजल हमने भेजी है, जो सरकार से अप्रूव होकर आते हैं, वही बीज फार्मर खरीदे। वो लिस्ट भी हम अखबार में भी दे देंगे, सभी को उपलब्ध होता है। जो मेन था मेरा बिल प्रस्तुत करने की बात, अगर आप बिल मांगोगे तो अगर बिल से उसके पास माल आएगा तो इसका मतलब वो ओरिजिनल होगा। बिना बिल के डुप्लीकेट माल आएगा उसका तो हमारे को बताएं। मैं तो किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि विभाग को सूचित करें, अगर कोई ऐसा सुनने में मिलता है या देखने में मिलता है, उससे आप उसको मंगवा लें, बीज हमारे को सूचित कर दें, हम नियमानुसार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे बीज जो है वो नकली आ सकता है तो बिल भी तो नकली आ सकता होगा, उससे किसान कैसे निपटेंगे? नहीं, बिल तो दुकान नकली कैसे होगी? जैसे ये दुकान है, मान लो नहीं, गांव-गांव जाकर के बेच रहे हैं कुछ, एक गाँव में बेचने का कोई प्रावधान नहीं होता। बिल दुकान से मिलता है, ना कि चलता फिरता कोई दुकान रेडी वाला या व्हीकल वाला कोई बिल दे सकता है। उससे आप ना खरीदें। जहाँ पे आपकी पक्की दुकान है, जहाँ पे लाइसेंस दिया हुआ है सरकार ने बेचने का, उसी दुकान से आप खरीदें। ऐसे चलते फिरते इंसान से बीज आप ना खरीदें। आने वाले समय में अभी नरमा कपास की बिजाई जो है होनी है, तो ऐसे में किसानों को क्या खास संदेश आप देना चाहेंगे, क्या एहतियात बरते जाने चाहिए? जैसे अभी डॉक्टर वर्मा ने बताया था, हमने पिछले जब से गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ था तभी से विभाग इसमें पूरा जागरूक है। हमने सभी जीनिंग फैक्ट्रियों को, जो तेल निकालने वाले मिलों को
और जो किसानों के खेतों में लकड़ियों के ढेर पड़े हैं, हमने अपने एक्सटेंशन स्टाफ को ये आदेश दे दिए गए हैं। पीछे मीटिंग भी हुई थी जिनिंग फैक्ट्रियों के मालिकों के साथ। जो जिनिंग फैक्ट्री में मटेरियल रखा होगा, चाहे बिनोला हो चाहे नरमा हो, उसको वो ढक के रखेंगे, उसको फ्यूमिगेट भी करवाएंगे। ऐसा ही तेल मिलों का है, वो अपना ढक के रखें ताकि उसमें से मोथ उड़ के आने वाले समय में कपास की फसल में अंडे ना दे पाए। और ऐसा ही लकड़ियों के बारे में कि उनको झड़का लें और कोशिश करें जो नीचे झड़काने के बाद जो वेस्ट बचेगा उसको नष्ट कर दें। जिनिंग फैक्ट्रियों को हमने स्पेशली निर्देश दे दिए गए हैं, उनके कानून में भी लिखा हुआ है कि वो अपना वेस्ट मटेरियल ठीक ढंग से मैनेज करेंगे, ना कि उसको इधर उधर फेंक देंगे। ठीक है, यानी कि इस बार संभावना है कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप कुछ हद तक कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल गुलाबी सुंडी का जैसे पिछले साल की बात करें, क्योंकि जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि गुलाबी सुंडी पिछले साल ज़्यादा क्यों हुआ इतने सालों के मुकाबले, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि गुलाबी सुंडी हरियाणा में लगभग 2017-18 से इसका प्रकोप शुरू हुआ था। धीरे धीरे बढ़ा था, पिछले साल 14 जिलों तक पहुँच गया। पिछला जो साल था वो इस कीड़े के लिए बहुत ही फेवरेबल था। मौसम बारिश का रहा, साथ साथ जो इसको बढ़ने में इसके लिए पूरा योगदान उसने किया। तो जब बारिश के साथ ऐसा होता है तो आपने देखा होगा जैसे मिलीबग का भी एक दौर आया था, वाइट फ्लाई का भी एक दौर आया, यानी कुल मिला के कहें तो उसके मौसम बहुत फेवरेबल था, जिस वजह से, और पहला साल था, लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, इस वजह से वो ज़्यादा इस बार सारे फार्मर जागरूक हैं और कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। कंट्रोल सर कैसे करें? जैसे आपने ये बताया कि जो लकड़ियां वगैरह पड़ी हुई है उसको नष्ट कर दें, और जो फैक्ट्रीज हैं उनको आपने दिशा निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इसके अलावा किसान जो अपने खेत में उसको आने से कैसे रोक सकता है? खेत में फिलहाल जो खेत में स्टोर की हुई लकड़ियां हैं उसके अंदर अध खिले टिंडे पड़े हैं, उसमें ये सुंडी फिलहाल उपलब्ध है। हमारी रिक्वेस्ट किसानों से यही है कि उन लकड़ियों को झाड़ के साइड में लगा लें। नष्ट तो क्योंकि फार्मर को अपनी आग के लिए भी इसको जरूरत पड़ती है, खेती खाना पकाने के लिए भी, उसको साइड में रख लें। जो नीचे वेस्ट बचेगा उसको नष्ट कर दें, उसमें वो गुलाबी सुंडी है ताकि वो ना फैले। इस कीड़े की और एक खास बात है कि ये ज़्यादा दूर तक उड़ान नहीं भरता है, यानी अगर जब कपास की फसल आएगी और उसके फूल आएंगे तो ये सबसे पहले नज़दीक के खेतों में, यानी उसके खुद के खेतों में नुकसान करेगा। और एक मैंने इसके बारे में जो पढ़ा है कि अगर जैसे इसकी जनरेशन बढ़ती जाएगी तो फिर आगे इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि इसकी पॉपुलेशन जैसे कम रहे तो इसको कंट्रोल करना भी आसान रहता है। और जैसे पिछले साल मैं बता रहा था कि फेवरेबल बहुत रहा मौसम, इस वजह से भी नुकसान ज़्यादा हुआ। किसान खेत के अंदर एक वो उसका साइंटिफिक नाम तो मुझे नहीं पता क्या लेते हैं, वो कुछ लगाते हैं, बल्ला वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर वो कीड़ा फंस जाता है, तो वो लगा करके भी इसकी रोकथाम। वो जैसे अभी आप चर्चा कर रहे हो उसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। वो 1 एकड़ में 2 लगा लें, उसमें लूर लगता है, वो 15-20 दिन में बदलना होता है। उसमें मादा की खुशबू होती है, तो उसमें जो इस गुलाबी सुंडी के मौत होंगे नर, वो उसमें फंस जाएंगे। तो फार्मर जब जाके देखेगा तो ऐसे पहचानना आसान नहीं होता, उसमें जो फंसे होंगे तो इसका मतलब गुलाबी सुंडी के ही हैं और दूसरे उसमें नहीं फंसते। तो उससे ये पता लग जाए कि मेरे खेत में प्रकोप होने वाला है। और जैसे दूसरा साइंटिस्ट जैसे बताते हैं कि अगर आप देखोगे तो रोजेट फ्लावर जिसको बोलते हैं चक्रीकार जैसे, यानी फूल उसका पूरा खुलता नहीं है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके खेत में इसका प्रकोप होने वाला है। और इसी बीच इस कार्यक्रम को जो ये एक दिन की वर्कशॉप जो है वो आयोजित करवाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इसका आयोजन करवाया। सर, क्यों आपके मन में आया कि इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहिए? सर, जैसे कि हम देखते हैं किसान बहुत भ्रमित है इस चीज़ से। एक तो सबसे बड़ा मेन रीज़न था, अभी गुलाबी सुंडी का तो सभी को पता था, पर जो BT4 BT5 इस पे जो ठगी हो रही थी उस चीज़ की रोकथाम के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज कराने का प्लान किया। और ये हमारा जैसे FPO है, इसके अंदर हम उच्च क्वालिटी उच्च दाम पर हर चीज़ उपलब्ध करवाएंगे किसान को। किसान हमें अपनी डिमांड बताए। ये सेंटर सेक्टर के तहत हमारा FPO ऑर्गेनाइजेशन है, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमारे अभी 305 शेयर होल्डर हैं, 10 डायरेक्टर हैं, एक चेयरमैन है। मतलब ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे से एक फार्मर को सब सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पे हम फार्मर की फसल भी लेंगे और उसको उसकी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इससे जुड़ने के मतलब हिस्सा और मतलब जो प्रक्रिया है वो यहाँ अपने अनाज मंडी 71 नंबर शॉप है, वहाँ पर आकर अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। साइंटिस्ट जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने आने वाले समय में आप अपने फसलों को किस प्रकार से गुलाबी सुंडी के प्रकोप से और दूसरे अन्य जो हमारी फसलों को नष्ट कर देने वाले कीड़े हैं उनके प्रकोप से बचा सकते हैं, ये तमाम विषयों पर जानकारी दी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुँचे और
हर किसान जो है वो गुलाबी सुंडी के प्रकोप से अपने खेत को बचा सके। आप इस वीडियो को लेकर के और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।